मैंने सोचा अब तो ये जीवन जीना बेकार है, ये जीवन अब मेरा बर्बाद हो चुका है, मैं जो है अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जो है इसलिए डरा हुआ था ख़ास, क्योंकि ये मेरे को बार बार धमकी देते थे कि मैं तुम्हारी माता को, तुम्हारी बहनों को भी जो है जेल में भिजवा दूँगा। तो जब एक दिन मैं थक गया, फिर मेरे को लगा रास्ता कोई नहीं होगा, अब मेरे को मरना पड़ेगा, मरने से इससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। तो मैंने फिर मरने के लिए सोचा कैसे मरना चाहिए मेरे को। तो सबसे आसान तरीका मेरे को जहर खा करके मरना लगा। तो मैं जहर ढूंढने लगा घर में। सुबह सिर्फ पानी पी करके निकलता था, 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर में डेली पैदल चलता था, ऑडिशंस देता था, ऑडिशन देकर वापस आता था, पानी पीता था, सो जाता था, भूखा पेट, भूखे सिर्फ पानी पी के चलता था, पानी पी के सोता था। दिन में खाना कुछ नहीं। खाना तब होता था जब मैं मंदिर जाता था, इस्कॉन जाता था, तो इस्कॉन में प्रसाद सबको फ्री मिलता है। लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। एक पिक्चर में मेरे को हीरो का, और एक पिक्चर में एंटी हीरो, जिसको कहते थे उस समय एंटी हीरो। जैसे डर में शाहरुख था, हीरो भी था और विलेन भी था। हाँ, तो ऐसा एक कैरेक्टर मेरे को, दोनों में लीड था, दोनों में मेरे को फाइनल किया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में जब हर कोई दौलत और शोहरत चाहता है, और दौलत और शोहरत पाने के लिए सबसे चमचमाती दुनिया है मुंबई में बॉलीवुड की और इन सीरियल्स की। आज हमारे साथ इस्कॉन के अगस्त्य मुनि दास जी हैं, जो उसी चमचमाती दुनिया को छोड़कर कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, और इन्होंने उस दुनिया को जहां चकाचौंध है, पैसा भी है, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो प्रभु जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले आपसे मेरा यही प्रश्न है कि जैसे मैंने अभी कहा कि लोग जाना चाहते हैं उस दुनिया में जहां बॉलीवुड है, या सीरियल्स बनते हैं, मॉडलिंग है, यानी मुंबई। आप उस दुनिया में कदम रखा था आपने, और काफ़ी आगे जाते भी, तो क्यों वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दी? पहली बार जब मैं गया मुंबई तो 18 साल का था मैं, लगभग ना 98 की बात है। तो विदाउट एनी प्लानिंग मैं सीधा ऐसा बस मुंह उठाया और निकल के बोलते हैं जिसको, तो ऐसा चला गया मैं। नेक्स्ट टाइम फिर जब मेरा जाना हुआ 2-3 साल बाद, तो तब ऐसा हुआ था कि घर पे कुछ मेरी अनबन हो गई, पिताजी से मेरा कुछ अनबन हो गई, उन्होंने कुछ डांट दिया, मेरे को बुरा लग गया, और मैं तब भी घर से भाग गया और बम्बई गया। तब मैं 2-3 महीने रहा था बम्बई। मैंने कुछ क्या किया, रहने के लिए वहाँ जॉब करनी पड़ी मेरे को। तो बड़ी मीनियल जॉब थी। एक आम दृष्टि से देखो तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं मुंबई में। तो अब मैं वैसे तो कंप्यूटर डिप्लोमा किया था मैंने डीटीपी में, लेकिन वो वहाँ पर मेरे को अकोमोडेशन नहीं मिलती उस जॉब में। सैलरी तो मिल जाती, अकोमोडेशन नहीं मिलती। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब थी, इसमें हमको अकोमोडेशन का एक फैसिलिटी थी, जो मेरे को ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा उसी की, कि मेरे को रहने की जगह चाहिए थी। तो मैंने वो जॉब करी, 2-3 महीने मैंने वो जॉब करी वहाँ पर मुंबई में। तो 2-3 महीने बाद जब मैं वापस आया हूँ बीमार होकर के, तो मेरे फादर को थोड़ा मेरे ऊपर तरस नहीं आया, प्राउड हुआ। अच्छा। प्राउड ये हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर बिना किसी के सपोर्ट के 2-3 महीना इतनी बड़ी सिटी में, जहाँ कोई ठीक ठाक आदमी भी, जिसके पास खाने पीने का भी सब सुविधा हो, वहाँ रहकर इतना टाइम नहीं रह सकता। वो छोड़कर भागता है कि इतनी भागदौड़ है, इतनी महंगाई, हाँ महंगाई है, कैसे रहना है। तो 3 महीना मैं रह करके आया हूँ, तो बड़े खुश हुए। तो इस बीच मेरा जो है ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक नेट के थ्रू मेरी किसी लड़की से फ्रेंडशिप हुई। वो लड़की से मेरी लगभग 1-1.5 साल तक फ्रेंडशिप चली। उसके बाद उसने मेरे को शादी के लिए प्रपोज़ किया। वो हैदराबाद से थी जी। तो फिर हम हैदराबाद जो है, मैं गया 1-2 बार उससे मिलने के लिए गया। वो सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद शादी की तारीख हो गई पक्की, सब हो गया। शादी के लिए हम हैदराबाद चले गए, हैदराबाद शादी हुई। फिर वहाँ से वापस आना था इधर। तो कुछ हुआ, उनका जो था सोच, मेरे को उन्होंने कभी भी अपने साथ मिला करके नहीं चले, मेरे से छुपाई कुछ बातें उन्होंने कि वो घर जमाई चाहते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें जो है बाद में डिस्क्लोज़ हुई, जब वो मेरे को बहाने से तो पहले वहाँ बुला लिया हैदराबाद की, कुछ टाइम पहले यहाँ रहते हैं, फिर साथ में वापस आ जाएंगे। तो कुछ टाइम मैं वहाँ रहा उनके साथ। फिर वापस आने के लिए जब मैं बोलूँ वो कुछ बहाना बनाए। फिर बाद में जब एक दिन मेरे को लग गया कि ये मेरे को घर जमाई बनाने वाले हैं, घर जमाई बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं अभी। तो मेरी फिर उनसे इस बात पर कहा सुनी हो गई अपने फादर इन लॉ से। फिर मैं नाराज़ होकर के उनके घर से निकल गया।
झगड़ा करके निकल गया। तो अब झगड़ा करके निकला हूँ, मैंने ट्रेन में टिकट बुक कराया अपना, रात को ही घर से ही अपना ऑनलाइन बुक किया टिकट घर के कंप्यूटर से, और अपना सुबह की ट्रेन थी लेकिन रात को ही झगड़ा हो गया, तो मैं रात को ही घर से निकल गया और स्टेशन के पास कहीं होटल में स्टे करके मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए निकल गया। अब दिल्ली आने से पहले आगरा स्टेशन पर मेरे को जीआरपी पुलिस के 2 सिपाही आकर के उतार दिए। मैंने पूछा आप क्यों उतार रहे हो भाई मुझे? तो कहते हैं हमको तो हमारे साहब ने ऑर्डर दिया है, ये कोच नंबर में इसने इतनी बर्थ पर ये नाम का पैसेंजर है, इसको आप लेकर के आओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं गया। फिर मुझे इतना तो हिंट मिल गया था कि भाई मेरे को और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता, अभी मेरा वहाँ से कुछ झगड़ा होकर के आए हैं, तो हो सकता है मेरे को रोकने के लिए उन्होंने कुछ कह दिया होगा कि भाई झगड़ा करके आए हैं तो वापस इनको बुला लो, हम पहले बातचीत कर लें, सब मसले सुलझा लें। बट वो मेरे को लॉकअप में रख दिया उन्होंने वहाँ पर 2 दिन, और उसके बाद फिर वहाँ से मेरे को ट्रांजिट रिमांड लेकर के मेरा ब्रदर इन लॉ आया और एक वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर आया, ये मेरे को वापस हैदराबाद ले गए। फिर हैदराबाद में लेकर गए तो तब भी मैं घर नहीं गया उनके, मेरे को वहाँ पर भी लॉकअप में रखा गया 2 दिन लॉकअप में रखा रहा। मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है? अगर झगड़ा है मामूली घर का घरेलू झगड़ा था, ठीक है, मेरे को कुछ बातों में इनसे शिकायत थी, अब वो घर बैठकर दूर होती हैं, यहाँ थाने में लॉकअप में क्या मतलब है इस चीज़ का? तो फिर लेकिन वहाँ से भी फिर मेरे को जेल में शिफ्ट कर दिया। मैं सोच रहा था निकलूँगा 1-2 दिन, चलो ठीक है, और वहाँ जेल चला गया। अब जेल भेज दिया तो मैं और बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि एक तो देखो मेरी गलती नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को तो घर आना बनता ही था। उसको भी पता था कि मेरा घर तो हरिद्वार में है और मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरा कोई भाई तो है नहीं जो मेरे माता पिता को देखने के लिए यहाँ रहता हो। तो मैं बड़ा डिप्रेशन में आ गया, बड़ा भगवान तो मैं नहीं जानता था उस समय तक क्लियरली कि कौन एक पर्टिकुलर कौन गॉड है जो इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी हैं, हमारे रहन सहन के लिए, हमारे जीवन में सुख दुख के लिए कौन है। तो मैं ऐसे ही ऊपर कोसने लगा, हे ऊपर वाले मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इस लड़की से भी शादी करी थी तो इसकी भलाई थी इसमें, ये चाह रही थी करना, मैं तो नहीं करना चाह रहा था, पर इसने कहा तो मैंने की, अब करी तो देखो इससे मेरे को ये मिल रहा है, दुख क्यों मिल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब शिकायतें चल रही थी वहाँ जेल में बैठे बैठे, ये काम था और तो कुछ करना नहीं था। चलो कुछ दिन वहाँ 10-12 दिन के बाद मेरी बेल हुई, मैं निकला, वापस उन्हीं के यहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर कोई और तो मेरा सहारा था नहीं, मुझे वो वापस ले गए अपने साथ, और फिर वहाँ पर फिर ओपनली टॉर्चर होने लग गया। फिर तो मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर दिया, घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ अकेला। मेरे पास 1 रुपया कैश नहीं छोड़ते थे, वो मेरी जेब में जितने पैसे होते थे वो निकाल लिया करते थे। मोबाइल मेरे चेक करते थे कि मैं कॉल तो नहीं करता हूँ, घर पर कॉल करने की मनाही थी, मैसेज करने की मनाही थी, बहुत बुरा हाल था। तो जब इतना सब चल रहा था, टॉर्चर चल रहा था, तो मैं एक दिन बिल्कुल पक गया। मैंने सोचा अब तो ये जीवन जीना बेकार है, ये जीवन अब मेरा बर्बाद हो चुका है, मैं जो है अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब मैं इनके हाथों की कठपुतली बन गया। अब जो ये कहेंगे वो मेरे को करना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो जो इन्होंने केस किया है मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न का, उसमें इन्होंने मेरे माता और मेरी बहनों को भी अक्यूज़ बनाया है। तो मैं जो है इसलिए डरा हुआ था ख़ास, क्योंकि ये मेरे को बार बार धमकी देते थे कि मैं तुम्हारी माता को, तुम्हारी बहनों को भी जो है जेल में भिजवा दूँगा। तो उस डर से मेरे को वहाँ रहना पड़ा, उनकी बातें सुननी पड़ी। तो जब एक दिन मैं थक गया, फिर मेरे को लगा रास्ता कोई नहीं होगा, अब मेरे को मरना पड़ेगा, मरने से इससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। तो मैंने फिर मरने के लिए सोचा कैसे मरना चाहिए मेरे को। तो सबसे आसान तरीका मेरे को जहर खा करके मरना लगा। तो मैं जहर ढूंढने लगा घर में, जहर तो नहीं मिलता, लेकिन नींद की गोलियां मेरी वाइफ को आदत थी खाने की, तो मैं वो नींद की गोलियां ढूंढने लगा। वो उसके पास हमेशा काफ़ी स्टॉक रहता था, मतलब इतना कि अगर एक बार में वो पूरा स्टॉक ले लेता तो मैं आराम से सोते सोते निकल सकता था। तो मैं वो नींद की गोलियां ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को वो मिली नहीं। जहाँ जहाँ उसकी रखने की मेरे को जगह पता थी वहाँ सब जगह मैंने सर्च किया, लेकिन वो मेरे को नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो फिर मैं और परेशान हो गया कि अब सर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ा वो टेंशन में आ गया। मैंने कहा क्या करूं, अपना दिमाग कैसे एक जगह से हटाऊं मैं, मेरा बार बार वहीं दिमाग जा रहा है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ ख़राब हो गई। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को वहाँ बुक शेल्फ में ये इतनी पतली पतली 2 बुक्स मिली, छोटी छोटी बुक्स। ये 2 बुक्स जो थी ये इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनकी लिखी हुई बुक्स थी। और ये दोनों बुक्स जो हैं मेरी वाइफ ने ख़रीदी थी। जब मेरे साथ वो कहीं हम घूमने गए थे तो वहाँ बुक स्टॉल लगाई हुई थी इस्कॉन डिवोटीज़ ने, तो वो 2 बुक्स उसने ख़रीदी थी। मेरी इच्छा नहीं थी, पर उसने कहा कि ले लो, आपको बुक रीडिंग का शौक़ है। अब मैं नावल पढ़ने वाला, वो स्पिरिचुअल बुक्स या ऐसी आध्यात्मिक बुक कहाँ से पढ़ता, मेरे को रुचि नहीं थी।
पर उसके कहने पर, ज़िद करने पर मैंने 2 सबसे छोटी पतली पतली बुक्स निकाल करके ले ली। अब उस समय जब मैं ज़हर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिला, वो नींद की गोलियाँ नहीं मिली, तो मैंने फिर वो बुक जब देखी तो मैंने सोचा अपना दिमाग इन सब टेंशन से हटाने के लिए कुछ समय के लिए इसको पढ़ लेता हूँ, तो शायद हो सकता है मेरा जो है दिमाग उधर से हट जाए, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, माइंड थोड़ा सा तो शांत होगा, जो सर दर्द से फट रहा है उससे कुछ तो मेरे को आराम मिलेगा। तो मैंने जैसे ही वो बुक खोली पहली और उसको पढ़ने लगा, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया उस बुक को, और मेरा जो जितना भी सर पे बर्डन था, सर पे जो बोझ था, दुखों का पहाड़ था, जो तकलीफ़ों का पहाड़ था, जो टेंशन थी, अपने घर परिवार की चिंता थी, वो एक एक करके ऐसे धीरे धीरे उतरती गई, उतरती गई, उतरती गई। तो वो इतनी पतली बुक 20, 25, 30 पेज की बुक होगी, वो पूरी पढ़ने के बाद मेरे सर पर एक इतना रत्ती भर बोझ नहीं था। मैं इतना लाइट फील करने लगा और इतना खुश हो गया उतनी सी देर में, जबकि बदला कुछ नहीं था। परिस्थितियां अभी भी वही थी, वो लोग अभी भी मेरे से उतने ही खिलाफ थे, मेरे को अभी भी वैसे ही वहाँ कैद करके रखे हुए थे, लेकिन मैं मेंटली पीस पा गया उस समय, वो सिर्फ इतनी सी 20-30 पेज पढ़ने के बाद। तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या है, ये जो लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको पढ़ते से मेरे को इतनी शांति मिल गई, ये सब चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता थी एक तरह से। मैं हालांकि उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको कभी याद नहीं किया, लेकिन वो चीज़ें फैक्ट थी और वो हमको पहले से पता थी। अब वो उसको पढ़ने के बाद जब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को देखो एक भी चीज़ का दुख नहीं है। अब मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इतना शांति है मेरे को मन में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर मैंने कुछ दिन उन्हीं 2 बुक्स को बार बार रिपीट करके पढ़ते पढ़ते काटे। अपना जो भी जब मेरे को जैसे बुक में रख देता, धीरे धीरे फिर वो हावी हो जाता मेरे ऊपर। तो ऐसे करके मैंने कुछ समय काटा, फिर बाद में हिम्मत करके उनके घर से मैं भाग गया। अब की बार मैं विदाउट टिकट गया, क्योंकि फिर टिकट करता तो फिर उनको पता चल जाता, फिर वो मुझे पकड़ते। तो विदाउट टिकट भागा और भूखा प्यासा ट्रेन में बैठ करके दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने तक रास्ते में किसी पैसेंजर से फ़ोन करवा दिया मेरी सिस्टर को, उसने मेरे को लेने के लिए किसी बंदे को दिल्ली में भेज दिया। वो मुझे लेकर के आया, हरिद्वार में आया हूँ, यहाँ से सिर्फ अपना बैग उठाया है, कुछ कपड़े लिए हैं और बम्बई भाग गया। एक्टर बनने का सपना तो था। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था, जब मेरे को हैदराबाद में रोकना था, उन्होंने एक बहाना बनाया मेरे को। उन्होंने क्या कहा कि आप पहले तेलुगु इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो। तो मैंने तेलुगु इंडस्ट्री में पहले स्ट्रगल करना शुरू किया सबसे पहले। तो मेरी वाइफ मेरे साथ, हम दोनों बाइक पर जाते, जहाँ जहाँ ऑडिशन होते वो चेक करती, न्यूज़पेपर में भी आते थे उसके लिए रिक्वायरमेंट, कहीं पर यहाँ ऑडिशन है, ये फलाने प्रोडक्शन में, तो हम जाते थे। तो वो बैठ जाती, मैं अपना नाम वहाँ देता, अपना प्रोफाइल देता, और वो मेरे को कभी होता तो उसी समय करवा लेते ऑडिशन, नहीं तो फिर मेरे को अपॉइंटमेंट दे देते, भाई आप कल फलाने टाइम पर आ जाना, आपका ऑडिशन हो जाएगा। तो मेरे को स्क्रिप्ट दे देते वो। अब तेलुगु फिल्म है तो तेलुगु में डायलॉग मिलते थे। वो मेरी वाइफ मेरे को बताती थी, फिर मैं उसको रट्टे लगा करके याद करता था, याद करके फिर मैं जा कर के ऑडिशन देता था। तो भगवान की कृपा रही, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को दो प्रोडक्शन में मेरे को सिलेक्ट कर लिया, लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। एक पिक्चर में मेरे को हीरो का, और एक पिक्चर में एंटी हीरो, जिसको कहते थे उस समय एंटी हीरो। जैसे डर में शाहरुख था, हीरो भी था और विलेन भी था। हाँ, तो ऐसा एक कैरेक्टर मेरे को, दोनों में लीड था, दोनों में मेरे को फाइनल किया उन्होंने। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चलो रहना सफल हो गया। जिस काम में मेरे को रुचि है वो काम मेरे को मिल गया, और यहाँ मैं कर लूँगा तो फिर मेरे को मुंबई में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कुछ होगा मेरे पास दिखाने के लिए कि भाई मैं ये काम करके आया हूँ, अब आप मेरे को काम दो, तो वहाँ मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने रिहर्सल्स पे जाना शुरू किया, मेरी तो हो गई फाइनल, उन्होंने मेरे को कास्ट कर लिया। मेरे बाकी को स्टार्स जो उसमें होने थे फिल्म में, उन सब की कास्टिंग चल रही है, हीरोइन की कास्टिंग चल रही है। तो हीरोइन की जब भी होती थी तो मेरे को बुलाते थे, जो भी लड़कियां शॉर्ट लिस्टेड होती थी उनके साथ मेरे डायलॉग्स होते थे, हमारे सीन करवाते थे। वो वाइफ बैठ के देख रही है, लड़की के साथ मेरे को गले मिलना है, डायलॉग बोलने, ये सब चल रहा है। चलो ठीक है, कर रहे हैं। अब उस बीच ये सब मैं बड़ा जोश में कर रहा हूँ, और उस बीच मेरे को पता चला मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। तो अब मेरे फादर तो हैं नहीं, उस समय भी नहीं थे, तो मैं अकेला मेरी दीदी की तरफ से था जिसको वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी था। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, फ़ोन करके पहले इन्फॉर्म किया कि देख ऐसा ऐसा हो गया है, तेरे को आना ज़रूरी है। मैं फिर गया घर पे, मैं उस समय वहाँ था, प्रोडक्शन में था, तो अपना घर पे गया, मैंने उनको सबको बताया, अपने फादर इन लॉ को बताया मेरे को जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, ऐसा ऐसा हो गया है।
तो कहने लगे कि अरे तुम पागल हो, पहले अपना एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे को 2-2 मिले हैं, तुम पहले इसमें काम कर लो, तुम कुछ बड़ा बन जाओ, पिक्चर तुम्हारी रिलीज़ हो जाए, स्टार बन जाओ, तब जाना घर। मैंने कहा ये क्या बात हुई, वो तब तक थोड़ी वेट करेंगे, अभी तो कितना इमीडिएट जाना ज़रूरी है, मेरी दीदी की मदर इन लॉ एक्सपायर हुई है भाई। तो नहीं माने, अड़ गया। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा, तब मेरे को ये बात खुली कि ये लोग मेरे को जाने नहीं देंगे अब, ये मेरे को घर जमे बनाकर रख चुके हैं इनकी तरफ से। तो जब उन्होंने मना किया, फिर मेरा झगड़ा हुआ, तब मैं ऐसे निकला था। तो जब मैं निकल गया, फिर बाद में अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होकर के वापस हैदराबाद गया, जेल में रहा। इस बीच क्या हुआ, मेरा फ़ोन उन्हीं के पास है, तो मेरे फ़ोन पर जो भी प्रोडक्शन से कॉल आए, जबकि मैं उनको कह चुका था, जब मेरे उनके सामने फ़ोन आया था मेरे को, मैंने उनको तभी बताया, तो उन्होंने 3 दिन की परमिशन दे दी थी मेरे को कि ठीक है तुम जाकर के आओ, फिर उसके बाद आकर के बाकी कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी तभी साइन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इधर हूँ जेल में, मेरी वाइफ उनसे बात कर करके उनके कान उल्टे भर रही है, वो दोनों प्रोडक्शन से मेरे को निकाल दिया, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट से मैं बाहर हो गया और मैं जेल में हूँ। अब मैं जेल से निकल करके उनके यहाँ गया हूँ, फिर सब सफ़र किया है, फिर मैंने वो बुक पढ़ी है, बुक पढ़ के मेरा सब चेंज हुआ है, मैं वहाँ से भागा हूँ, फिर हरिद्वार आकर के अपने बैग लेकर के वापस बम्बई गया हूँ। अब बम्बई में फिर से नया स्ट्रगल शुरू किया मैंने। बम्बई में गया, मैंने अब बुक पढ़ी थी तो मैंने इस्कॉन भी जाना आना शुरू किया, वहाँ पता किया इस्कॉन कहाँ है। अंधेरी में मेरे को रहना था क्योंकि इंडस्ट्री सारी वहीं थी, प्रोडक्शन हाउस वहीं थे, ऑडिशंस वगैरह वहीं होते थे। तो अंधेरी में मैंने स्टे करने के लिए जगह देखी जहाँ पर मैं ऐसी जगह जॉब कर सकता था पार्ट टाइम, कि पार्ट टाइम जॉब कर लूँ और वहाँ रह लूँ और बाकी टाइम अपना ऑडिशन में दे सकूँ, और जो समय बचे उसमें मंदिर भी ज़रूर जाऊँ, ताकि वहाँ से और मैं कुछ भक्तों का संग करके या बुक्स पढ़ के अपने आप को और अंदर से शांत करूँ। जो अभी भी उथल पुथल तो मची हुई थी, डर लगा हुआ था कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे, केस भी चल ही रहा था, मेरे को हर तीसरे महीने में डेट होती थी, कोर्ट में जाना होता था, पेश होना पड़ता था। तो ये सब चलते चलते मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। उस समय का स्ट्रगल मेरा एक्चुअल स्ट्रगल था, मैं जेब में 1 रुपया नहीं होता था मेरे, ठीक है। भगवान की दया से मेरे को मंदिर के पास एक जगह ऐसी जगह पर रहने के लिए मिल गया था जहाँ पर मेरे को 1 रुपया किराया नहीं देना था। उसको एक केयर टेकर की ज़रूरत थी, मेरे को जगह की ज़रूरत थी। तो मैं एज अ केयर टेकर उसके लिए रहा और मेरे लिए वो ठिकाना हो गया। और मंदिर के पास था, मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, वॉकेबल डिस्टेंस था। मुंबई के अकॉर्डिंग देखो तो मुंबई इतना बड़ा सिटी है, तो मैं पैदल पैदल अपना मंदिर चले जाता था, मंदिर से आ जाता था। और ऑडिशन के लिए मैं डेली सुबह सिर्फ पानी पी करके निकलता था। 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर में डेली पैदल चलता था, ऑडिशंस देता था, ऑडिशन देकर वापस आता था, पानी पीता था, सो जाता था, भूखा पेट, भूखे सिर्फ पानी पी के चलता था, पानी पी के सोता था। दिन में खाना कुछ नहीं, खाना तब होता था जब मैं मंदिर जाता था। इस्कॉन जाता था तो इस्कॉन में प्रसाद सबको फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और सैटरडे संडे वहाँ लेक्चर्स होते थे, वो लेक्चर्स के बाद तो फुल प्रसाद होता था, मतलब दोपहर को हो रहा लेक्चर, लंच पूरा मिल जाता था, इवनिंग का लेक्चर है तो डिनर पूरा मिल जाता था। तो सैटरडे संडे तो मेरा फिक्स था। दोनों रीज़न थे, एक तो ये भी था कि चलो मेरे को ज्ञान मिल रहा है, कुछ भगवान के बारे में पता चल रहा है, लाइफ का पता चल रहा है। दूसरी चीज़ मेरे को वहाँ प्रसाद की भी जो ज़रूरत थी, हफ्ते में 2 दिन खाना मिल रहा है आदमी को, बाकी 5 दिन वो भूखा रह रहा है, पानी पी करके सो रहा है, तो उसके लिए तो वो 2 दिन बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि 5 दिन पानी पी के रहते थे, हाँ, सिर्फ 2 दिन भोजन करते थे। 2 दिन भोजन करते थे, बीच बीच में कभी बीच में भी चले जाता था मंदिर, क्योंकि बाकी टाइम पर क्या होता है वहाँ पर दोने में खिचड़ी प्रसाद मिलता है, हाँ। तो वो दोने का खिचड़ी प्रसाद भी भूखे के लिए बहुत है वो। अब वहाँ लेकिन जाना 3 किलोमीटर पैदल, फिर आना 3 किलोमीटर पैदल, वो सोचकर कभी कभी मैं मिस कर जाता था। लेकिन जब भूख और ज़्यादा कुल बुलाती थी तब फिर वो 3 किलोमीटर पैदल जा करके वो एक दोना खिचड़ी का खा करके फिर आता था। मैं एक की जगह 2 खा लेता था, कभी ऐसा होता था, दोबारा लाइन में लग गए, फिर एक और लिया, फिर खाया, ऐसे। तो ये स्ट्रगल रहा मेरा। अब मैंने ऐसा कंटिन्यू किया। अब देखो ऐसी हालत में आदमी की फिजिक क्या होगी। मैं गया था, फिट फाट था, ठीक था, जिम कर रहा था, मैं प्रोटीन लेता था, अच्छी फिजिक थी। लेकिन जब वहाँ ऐसा स्ट्रगल चला मेरा, 5 दिन फास्टिंग हो रही है, सिर्फ पानी पी रहे हैं और डेली 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, डेली 30 किलोमीटर पैदल, तो ऐसा हो गया था पतला सा, कोई पर्सनैलिटी बची नहीं। इतनी धूप में, गर्मी में, पसीने में लथपथ होकर के पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, वो मेरी क्या पर्सनैलिटी दिखेगी और वहाँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या वो स्क्रिप्ट देगा और क्या वो सोचेगा कि ये कुछ करेगा क्या। मतलब एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था पूरा लोएस्ट लेवल पे था। और सैटरडे था उस दिन, किस्मत थी, मैं सीधा मंदिर चला गया। अब सैटरडे को क्या होता था, मंदिर में स्टेइंग और फूड दोनों प्रोवाइड कराते थे वो, ताकि मॉर्निंग में मंगल आरती जो 4:30 बजे सुबह होती है वो अटेंड कर सकें। वो मैंने किया, मॉर्निंग में आरती अटेंड किया। उसके बाद
5:30-6 बजे मेरे को कॉल आ गया। मैंने रिसीव किया, मेरे को उन्होंने मेरे से नाम कंफर्म किया, आप बोल रहे हैं? मैंने कहा बोल रहा हूँ। तो कहने लगे आपका आज ही शूट है, आप फ्री हो क्या? मैंने कहा भैया जमाने भर का फ्री बैठा हूँ मैं, यही काम के लिए तो धक्के खा रहा हूँ मैं फ्री हूँ, बताओ कहाँ आना है क्या है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये नाम का सीरियल है, इसका सेट वहाँ लगा हुआ है मड आइलैंड पे, और मड आइलैंड पे आपको फलाने नंबर के प्लॉट पे ये बंगला नंबर ये है, इस पर जा कर के आपने रिपोर्ट करना है 7:30 से पहले। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे लिए उस समय भी मुंबई नया था, मड आइलैंड जाने का रूट नहीं पता, कितना दूर है नहीं पता, खर्चा कितना आएगा जाने आने का नहीं पता। मैंने कहा हो गया अभी सिलेक्शन, तो बस जाना है, कैसे भी जाना है। फ़ोन काटा, खुशी खुशी में मैंने अपने जो 2-3 मित्र बने थे मंदिर में, भक्त लोग, उनसे मैंने चर्चा करी। मैंने कहा मेरे को काम मिला है पहला एक्टिंग का, तो मेरे को मड आइलैंड बुलाया है। मड आइलैंड कहाँ है? बोले यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही, यहाँ से आपको वर्सोवा जेट्टी तक जाना है, वर्सोवा जेट्टी से आपको फेरी मिल जाएगी, फेरी पकड़ करके आपने उस पार जाना है आइलैंड पे, वहाँ आपका ऑटो पकड़ के आपको जो एड्रेस दिया उस पर पहुँच जाना। मैंने कहा ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ये सब, अब पैसे जेब में कुछ नहीं कैसे जाऊँगा मैं? तो चलो, एक प्रभु जी ने बात समझी मेरी, उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए, आप जा कर के आओ। मैं पैसे लेकर के बड़ा खुशी खुशी तैयार होकर के निकला और वहाँ मड आइलैंड पहुँचा। शूट था, उसमें मेरे को जो है एक कोई पॉलिटिशियन का, कोई क्लर्क का कैरेक्टर था, मेरा क्लर्क था उसमें मैं। उस समय मेरे को डायलॉग उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ बैठना था, चेयर पर बैठना था, कुछ एक्सप्रेशंस देने थे साथ में, और 1-2 बार खाली नोट करना था, मुंडी हिलानी थी, हाँ हूँ करना था, बस इतना था। चलो शुरुआत तो हुई, किया मैंने वो। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को एक और कॉल आया, उसमें मेरे को उन्होंने मूंगफली बेचने वाले का कैरेक्टर मिला जी। ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरा जो फिजिक उस समय करंट लुक था वो इन्हीं तरह के कैरेक्टर्स पर सूट होता था, ठीक है। हाँ। जो गरीब है, भूखा है ठीक है, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से वहाँ मिलता है काम आपको, देखो। तो मैं वैसा था, अभी तो मेरे को वैसा ही कैरेक्टर मिला उन्होंने। वैसे भी थे ही, हाँ, रियलिटी में भी थे। ये दो करने के बाद में फिर मैं बीमार पड़ गया, मेरे को वहाँ रहना मुश्किल हो गया। बीमारी में मेरे पास कुछ खर्चा करने के लिए नहीं था, डॉक्टर दिखाने के लिए नहीं था, दवाइयों के लिए नहीं था, तो मुझे बस फिर घर पे इन्फॉर्म करना पड़ा कि मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो दीदी ने मेरे को कुछ पैसे भेजे, उसके कोई थे मुंबई में पहचान के, उनके थ्रू भेजे। मैंने वो पैसे से फिर अपना टिकट कराया और वापस हरिद्वार आ गया। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रगल था एक्टिंग फील्ड में, ठीक है। इसके बाद जब मैं एक बार रक्षाबंधन पर हरिद्वार आया बम्बई से, तबीयत ठीक हो गई, वापस चला गया था। काम शुरू होने से पहले मेरे को फिर रक्षाबंधन के लिए आना पड़ा। मैं आया तो यहाँ पर मैंने फिर हरिद्वार में इस्कॉन ढूंढा। हरिद्वार में इस्कॉन कहाँ है मुझे पता नहीं चला, पहले तो कई टाइम तक नहीं, किसी को पता ही नहीं था इस्कॉन है हरिद्वार में उस समय। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर जैसे तैसे मेरे को पता चला, मैं इस्कॉन में गया, वहाँ पर मैंने उनसे बातचीत करी। मैंने बताया कि मैं मुंबई में ये काम करता हूँ, अभी शुरू किया है, और वहाँ इस्कॉन रेगुलर जाता हूँ। वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ छोटी मोटी सेवा मिल जाती है, कभी झाड़ू लगाने की मिल जाती है मंदिर में सेवा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे प्रभु जी बोलते हैं आपको थोड़ी सी सेवा ऐसे मिलती है तो बड़े खुश होते हो। यहाँ तो सेवाओं का ढेर लगा हुआ है, करने वाले नहीं है जी। तो आपको अगर सेवा की इतनी इच्छा है, इतना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर लेते हो सेवा करके, यहाँ हमको ज़रूरत भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बात तो बड़ी टची बोली इन्होंने कि मेरे को अच्छा लगता है सेवा करना, और मेरे को वहाँ कभी कभी मिलती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, और यहाँ सेवा करने के लिए कोई है नहीं, और मैं अपना घर छोड़ करके, वो सेवा छोड़ करके वहाँ धक्के खा रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ काम तो अभी ऐसा कुछ मिलता नहीं है, रोता धोता छोटा मोटा ये मूंगफली बेचने वाला, ये वाला वो वाला बना देंगे, कहाँ होगा। मैंने कहा छोड़ देता हूँ एक्टिंग फील्ड। तब भी मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ। भगवान की जो है भक्ति करने में मैंने पढ़ा ही है, सबसे अच्छा जीवन जो है यही है, भक्ति करना, बाकी सब चीज़ें तो ऐसी हैं। तो मैं फिर हरिद्वार में मंदिर में फुल टाइम शिफ्ट हो गया। हरिद्वार इस्कॉन में? हाँ। तो मैंने घर भी आना बंद कर दिया, अपना बैग लेकर के सीधा मंदिर में चला गया, वहीं रहने लग गया मैं। वहाँ रह कर के सेवा जो खूब मिलती थी, सेवा तो यहाँ कमी नहीं थी, लोग कम थे, सेवाएँ ज़्यादा थी, तो खूब सेवा करते थे, खूब भजन करते थे। उस समय बड़ा शुरू में उत्साह होता है, नया नया टेस्ट मिलता है ना कोई चीज़ का। अब जीवन में कभी ना आपने आलू का पराठा खाया और आपको कोई आलू पहली बार खिलाएगा,
तो आप बड़ा टेस्ट लगेगा आपको, तो आप उसको डेली खाना चाहोगे, कई दिनों तक आप उसको बड़े टेस्ट ले करके खाओगे। तो वही हाल था मेरे साथ भी, कभी भक्ति का स्वाद नहीं चखा था, कभी भक्ति का आनंद नहीं लिया था। तो जब नई नई भक्ति का आनंद मिला, सेवा करने का आनंद मिला, तो हरिद्वार मंदिर में मैंने खूब आनंद के साथ कुछ महीने बिताए, सेवा करते हुए और भक्ति करते हुए। अब उस दौरान क्या हुआ, अंदर डिज़ायर बना हुआ है कि एक्टर बनना है, बन नहीं पाया, किया थोड़ा बहुत काम, छोटा मोटा टुच्चा सा काम किया, लेकिन आगे मेरे को स्कोप दिखा नहीं, कुछ ब्राइट फ्यूचर नहीं लगा कि कुछ बड़ा एकदम से हो जाएगा। बड़ा होने के लिए वैसा मेरे को अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, वो मैं कर नहीं सकता, वहाँ पर इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने इसको उस समय ड्रॉप कर दिया, अपना ये डिज़ायर छोड़ दिया। पर भगवान जानते हैं कि भैया इसको करना था, लेकिन इसने छोड़ करके, भले ही वो मजबूरी में छोड़ा है कि स्ट्रगल से बच जाऊँ, अभी तो कम से कम यहाँ सहारा मिल रहा है, घर पे भी नहीं लगेगा कि मैं खाली बैठा हूँ, निकम्मा बैठा हूँ। मंदिर में कम से कम मंदिर में सेवा करूँगा तो प्रसाद लेने में कोई शर्म नहीं होगी कि कुछ कर रहा हूँ तो पा रहा हूँ। ये सब चला। फिर अब वहाँ 8-9 महीने हो गए मेरे को सेवा करते हुए। एक आयरलैंड से माता आई, वो ओरिजिन उनका इंडिया ही है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से वहीं बसी हुई थी। तो हमारे मंदिर में आकर के स्टे करने के लिए रुकी हमारे गेस्ट हाउस में। तो उस समय गेस्ट हाउस में ही देखता था, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई। एजेड थी वो, लगभग 50 प्लस थी वो। तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई, उनका मैंने बड़ा केयर करी, अच्छे से रखा उनको, तो बड़ी खुश हुई। फिर मेरे से बातचीत होने लगी, मेरी पर्सनल लाइफ में वो मेरे से पूछने लगी। फिर जब मैंने उनको ये सब बताया, तो एक दिन अपने आप मेरे को कहती हैं कि अच्छा, वो पंजाबी बैकग्राउंड से थी, तो पंजाबी में मेरे को बोलती थी, कई बार इंग्लिश में बात करती थी, कभी पंजाबी में करती थी, मूड की बात है। तो उस दिन मेरे को बोलती हैं पंजाबी में, तो कि आपको क्या वापस मुंबई जाना है? मैंने कहा जाना है, लेकिन ऐसे जाने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, फिजिक नहीं बना सकते, बॉडी जब तक अच्छी नहीं, पर्सनैलिटी नहीं होगी तो अच्छा रोल नहीं मिलेगा। तो कितने पैसे की आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर, क्या सोचते हो जितने में आप वहाँ कर पाओगे ये सब जो आप चाहते हो? मैंने कहा भाई कम से कम मुंबई जैसे शहर में पर मंथ आप रहना और खाना दोनों का खर्चा मिला लो तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये होता है। और उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पर 10-12 हज़ार चाहिए था। तो उसने कहा अच्छा, तो और कितने टाइम तक आपको ये मिलता रहे तो आप कर सकते हो? मैंने भाई 1.5 साल 2 साल तो चाहिए ही चाहिए, हाथ तो नहीं होता कुछ भी। पहले तो 3-4 महीने तो मेरे को अपने आप को बनाने में लग जाएंगे, अच्छी डाइट लूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, तब जा कर के होगा। तो माता ने मेरे को 1.5 लाख रुपया दिया। अच्छा। तो माता ने मुझे 1.5 लाख रुपया दिया और कहा कि आप करो इसको। मैंने कहा प्रभु जी से मैं पहले अनुमति ले लूँ। जय जगदीश प्रभु जी ने मेरे को कहा कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। तो देखो भगवान ने कैसी व्यवस्था करी, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। और मैंने जब अपना डिज़ायर एक बार को छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये सब चीज़ों में क्या रखा है। ठीक है, इच्छा हर एक की तो पूरी नहीं होती, तो नहीं थी, जितनी थी फिर भी भगवान ने कृपा करके मेरे को वहाँ का थोड़ा बहुत तो दिखाई दिया लाइफ। थोड़ा सा मैंने कैमरा फेस तो किया, 2 बार स्क्रीन पर आया तो सही, तो बहुत है मेरे लिए। पर भगवान ने देखो मेरे ऊपर जब देखा कि मैं जो है डिज़ायर अभी भी है अंदर, पर उनकी सेवा कर रहा हूँ, किसी भी बहाने से कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को दोबारा चांस दिया। मंदिर में रहते हुए मेरे को चांस मिला, मंदिर में रहते हुए मुझे सपोर्ट मिल गया जो मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा था। फैमिली इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं वहाँ करूँगा तो वहीं रह जाऊँगा, वो चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ। वो कहते हैं तुमको सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ करते हैं, तुमको शॉप लेनी हम तुमको खरीदवा कर देते हैं, तुमको कुछ भी बिज़नेस करना है उसमें हम आपको इन्वेस्ट करके देते हैं, पर वहाँ जाना है तो वहाँ के लिए रुपया नहीं है। तो इसलिए वहाँ मेरे को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा। पैसा मिला, 1.5 लाख रुपया मिला। मैंने पहले कुछ टाइम यहीं पर रह करके अपने ऊपर मेहनत करी, फिज़िक दोबारा अपना मेंटेन किया, बनाया, हेल्थ ठीक करी, थोड़ा शेप में आया। फिर वापस बम्बई गया, जा कर के एक अच्छा जाने का पता चला तो एक माता ने और मेरे को 50,000 रुपये दिए। अच्छा, तो 2 लाख हो गए आपके पास? 2 लाख रुपये मेरे पास हो गए। तो 2 लाख रुपये हो गए। मैं एक पैसे का अलग आत्मविश्वास आता है आदमी के पास ना, जेब में पैसा हो तो उसका अलग एक उसके अंदर वो होता है, खर्चा भी जल्दी होता है फिर कि अब कुछ नहीं टेंशन, अब कोई भी अगर कोई सामने कुछ बाधा आएगी तो पैसा है ना, ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरा लेवल ऊंचा हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो गया, मैं बड़ा जोश के साथ, पैसे की टेंशन नहीं रही, रहने की पता है पैसा है तो कहीं पे भी रह लूँगा, अच्छी जगह देख लूँगा कहीं रेंट पर और रह लूँगा। अब मंदिर के पास कई सारे फ्रेंड बन गए थे डिवोटी, उनके किसी की ग्रुप में रह लूँगा तो डिवोटियों का एसोसिएशन भी मिल जाएगा
और मेरे को वहाँ से अपना काम पर जाना, काम से आना और अपना बढ़िया लाइफ हो जाएगी। तो यहाँ 3-4 महीने रह करके अपना बॉडी वॉडी ठीक करके, ठीक ठाक करके, पर्सनैलिटी, वापस मुंबई गया। मुंबई गया, जुहू में ही मंदिर के पास ही एक जगह फ्लैट शेयरिंग में लिया। उस शेयरिंग में मैं 3-4 डिवोटी और थे, उनके साथ मैं रहने लगा। सी फेसिंग फ्लैट था, वहाँ से सी का भी हमको व्यू मिलता था। तो देखो समंदर भी देख रहे हैं, सामने घर है और वहाँ से मंदिर पास में है, और अपना इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जहाँ जहाँ ऑडिशंस होते हैं, वो भी पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। ऑटो पकड़ो 20-30 रुपये लगते हैं मुश्किल से, जा करके वहाँ सारे ऑडिशन दे करके वापस वहीं आ जाओ। तो मैंने करना शुरू किया, ठीक है। गए 2 बार ऑडिशन दे करके आ गए, आकर के बैठ गए, कॉल आ गया जी। लेकिन पहला कैरेक्टर मेरे को अब की बार जो मिला वो गुंडे का मिला। गुंडा बनाया, भक्त को गुंडा बनाया। कसम नाम का सीरियल है। हाँ, कसम उस समय आ रहा था, मेरे को याद नहीं कौन सा चैनल था, शायद स्टार प्लस था, नहीं कलर्स पे आता था शायद जी। तो उसमें मेरे को गुंडे का रोल मिला। 5 दिन का शूट था। हीरोइन को किडनैप करना था। फिल्म सिटी में पहले 2 लोकेशन थी शूट की। पहले 2 दिन इधर होना था एक जगह पे, एक स्टूडियो में, और फिर 2 दिन आउटडोर शूट था फिल्म सिटी में, और पूरा नाइट का शूट था। वो सारा शूट था एक्शन का, फाइटिंग होनी थी। तो चलो ये 4 दिन बड़े जोश के साथ काम किया, गुंडा बना, ठीक है। हालांकि जब मैं वहाँ गया हूँ तो जो डायरेक्टर था उसने कास्टिंग वाले को डांटा मेरे सामने कि तेरे को किस एंगल से दिखता है गुंडा है। तेरे को कास्ट करते, तेरे को दिमाग काम नहीं करता, आंखें कहाँ रखता है तू, किधर ध्यान देता है। जो साथ में लड़की थी, उसकी असिस्टेंट थी, वो भी हंसने लगी। बोले हाँ सर ये तो नहीं, उससे पूछते हैं वो, तेरे को दिखता है ये गुंडा? बोले नहीं दिखता। बोले लेकिन अब क्या करना, अब आ तो गया, इसको बनाना तो पड़ेगा। तो मेरे को काजल वाजल लगाया, इधर नकली ऐसा कुछ काले निशान से बनाए कि थोड़ा नेगेटिव लुक आए। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को तो काम करना है भैया, 4 दिन करूँगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। मैंने किया वो काम, चलो वो शूट हो गया। उसके इमीडिएट नेक्स्ट मेरे को दूसरा शूट मिल गया, वो मैंने किया। इमीडिएट तीसरा मिल गया। उस जाते ही जब पहला काम मिला है 4-5 दिन का, 5 दिन मैंने किया शूट। मैंने लगभग 15 दिन लगातार शूट किया। अच्छा। धड़ाधड़ जहाँ मेरा प्रोफाइल गया वहाँ से मेरे को जो है सिलेक्शन हो गया मेरा, तो मैं तुरंत जा कर के शूट करके आया हूँ। तो बड़ा खुश हुआ कि भाई काम तुरंत मिल रहा है, और अच्छे काम मिले। ये जो गुंडे का था ये भी ठीक ठाक था। इसके बाद मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मिला। अब पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर जो मिला, उसके बाद मैं समझ लो ज़्यादातर उसी में कास्ट हुआ। फिर इंस्पेक्टर के तौर पे बस इंस्पेक्टर। तो मेरे 80% काम जो हुए वो इंस्पेक्टर के ही कैरेक्टर रहे मेरे। अच्छा। हाँ, किसी में मैं वकील बना, डॉक्टर बना, और गुंडा जैसे बताया मैंने वो बना, लेकिन ज़्यादातर मेरे को पुलिस के कैरेक्टर मिलने लगे, इंस्पेक्टर के कैरेक्टर। तो इंस्पेक्टर मैं करता था, जा कर के सीन होते थे मेरे, मैं करता था। तो बड़े अच्छे सीन होते थे, रिस्पेक्टेबल होते थे। एक तरह आम नज़र से देखे तो मूंगफली बेचने वाले से, और जो बिना डायलॉग वाले कैरेक्टर्स मैंने किए शुरुआत में, फर्स्ट मेरे स्ट्रगल के दौर में, तो उससे तो कहीं बेटर थे ये। कानून के रखवाले। हाँ, अच्छा, बड़े जो लीड एक्टर्स होते थे उनको मैं डांट रहा होता था, उनको मैं अरेस्ट कर रहा होता था, कुछ कर रहा होता था। तो वो लोग देखते भी थे जो मेरे परिचय थे, तो उनको भी लगता था कि अरे भाई अपना कुछ अच्छा कर रहा है। अपने हरिद्वार का लड़का गया, देखो वहाँ इतने बड़े एक्टरों को डांट रहा है, ये सब कर रहा है। तो वो बड़े खुश होते थे, वो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजते थे, अरे हमने तेरे को टीवी पे देखा, अरे हमने तेरे को टीवी पे देखा। मैंने कहा अच्छी बात है, देख लिया, ठीक है। तो कुछ दिनों में वो बुखार उतर गया, लेकिन मेरे को जो एक्टिंग का बुखार, एक्टिंग का तो रहा, लेकिन जो था कि क्योंकि मैंने वो लाइफ देखी जब वहाँ पर, कि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीके बड़े बनावटी, बड़े दिखावटी होते हैं इंडस्ट्री में। हाँ, इंडस्ट्री में ना, तो वो मेरे को सूट नहीं करता था। एक तो मैं उनके यहाँ खा नहीं सकता था, वो लोग नॉनवेज भी रखते थे साथ में, तो मैं उनके यहाँ खाता नहीं था। मैं अपने इस्कॉन मंदिर से अपना पैक कराता था, प्रसाद पैक करके ले जाता था जब भी शूट पर जाता था। और कभी नहीं ले जा पाता था, मान लो कभी ऐसे और टाइम पर शूट हो रहा है जब मंदिर में ही नहीं मेरे को मिल सकता, तो फिर मैं उस दिन भूखा रह करके शूट करके आता था, फिर आकर के प्रसाद लेता था। तो ये करते करते मैंने देखा अभी चलो काम भी अच्छा मिल रहा है, ठीक हो रहा है, सब हो रहा है, पर मेरा ध्यान जो है उधर कम लग करके मैं मंदिर में ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो मेरा मंदिर में रहना, मंदिर में आना जाना ज़्यादा बढ़ गया। तो कई बार फिर ऐसा होने लगा कि मेरे को शूट के लिए कॉल आता था और मैं मना कर देता था कि नहीं,
मैं अभी ऑलरेडी कहीं और एंगेज्ड हूँ, कहीं और मेरा शूट चल रहा है। मैं झूठ बोल देते झूठ बोल देता था, तो शूट होता नहीं था, मैं मंदिर में होता था या जाने वाला होता था तो मैं मना कर देता, मेरे को अभी, मैंने कहा टाइम नहीं है, मैं कहीं और कर रहा हूँ, सॉरी। मतलब आपकी प्रायोरिटी उस टाइम पे भक्ति बन गई थी, एक्टिंग छोड़ के। एक्टिंग छोड़ के। तो अब ये मैं करता रहा, मैं सबको मना करता रहा, धीरे धीरे क्या हो गया, उनके कॉल आने कम हो गए। अब उस बीच मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दूसरी मिली, मेरे को कास्टिंग लाइन में एंट्री मिली। एक कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और मेरे किसी फेलो फ्रेंड जो एक्ट्रेस थी उसने मेरे को बताया कि यार तू कर तो रहा नहीं है, एक्टिंग कर नहीं रहा, तू कह रहा तेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या कम हो गया, तेरे को एक्टिंग नहीं करनी है वहाँ, ये सब वो सब। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्टेंट चाहिए, तो असिस्टेंट बन जा उसका। असिस्टेंट बन जाएगा तो कास्टिंग में घुस गया अगर एक बार, तो एक्टर से ज़्यादा पूछ कास्टिंग वालों की होती है। मतलब एक प्रकार से आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, जो पहले तो मैं काम ढूंढने जा रहा था कि सर मेरे को काम दो, अब मैं जिस पोस्ट पर मेरे को जो मिल रही थी लोगों को काम देते, उसमें मेरे पास एक्टर्स आते कि सर काम दो। तो वो बड़ा रिवर्स रोल था, और एक तरह से कह लो प्रमोशन था, तो चांस था, मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं, जब यहाँ है ही है बम्बई में, और पूरे टाइम तो मंदिर में है नहीं, खाली टाइम भी होता ही है, तो मैं चलो कुछ टाइम कर लेता हूँ। तो मैंने फिर वहाँ जाना शुरू किया, कास्टिंग डायरेक्टर से मिला, उसने मेरे को अपॉइंट किया। मैंने कहा एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है, आप बाकी आप मेरे को 2-4 दिन में मैं सीख जाऊँगा आपके साथ रह करके। उसने 2-4 दिन मेरे को थोड़ा बहुत दिखाया कैसे ऑडिशन लेते हैं, एक्टर आएगा उससे कैसे बात करनी है, फिर बाद में उसको कैसे सामने सीन के लिए प्रिपेयर कराना है उसको, फिर उसके बाद उसका शूट कैसे लेना है, एंगल कैसे रखना है, कैमरा, ये वो सब बताया उसने। 2-3 दिन मैंने उसको करते हुए देखा ऑडिशन, उसने दूसरों के लिए मेरे सामने, मैंने देखा, फिर उसने अपने सामने मेरे से 1-2 ऑडिशन करवाए जूनियर्स के, तो वो संतुष्ट हो गया कि मैं कर सकता हूँ काम, मुझे आ गया। एक प्रोडक्शन था, उसका नया सीरियल बनना था, मैथोलॉजिकल सीरियल था, एक था घटोत्कच। घटोत्कच आया था बहुत साल पहले, तो भीम का लड़का है घटोत्कच, तो उसके ऊपर सीरियल बन रहा था, उसकी कास्टिंग हमने करनी थी। और एक सीरियल बनना था सब टीवी के लिए, कॉमेडी सीरियल, उस कॉमेडी सीरियल के लिए भी हमने कास्टिंग करनी थी, तो पहले लीड की करनी थी। तो घटोत्कच में हमको कास्टिंग करनी थी, पहले लीड की स्टार्ट करी हमने, जो भी लीड एक्टर्स बनने थे। घटोत्कच के रोल के लिए कोई 10-12 साल के लड़के, क्यूट लड़के का हमने ऑडिशन लेने थे, तो जो उस समय के नोन अच्छे लड़के थे जो लीड करते थे ऐसे काम, उनके ऑडिशंस लेने लगे हम। उसमें जो उसकी माँ थी, घटोत्कच की जो माँ बनेगी हिडिम्बा, वो और 2-3 कैरेक्टर्स जो मेन थे, कंटिन्यूस चलने थे जो कैरेक्टर्स, उनके ऑडिशंस। तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आने लगी सीरियल्स की, तो उनके ऑडिशंस लेना शुरू किए। तो पहले दूसरे दिन से तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, अरे मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिंग तो मेरे को पता ही है क्या है। अब ये जो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रिप्ट ये है, इसमें जो डायलॉग्स हैं उसके हिसाब से वैसे एक्सप्रेशंस मैं देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देखता था नोन है कि अननोन है, नोन फेस भी है, मैं जानता हूँ उसको, मैंने कई सीरियल उसके देखे हैं, सीरियल में पहले देख चुका हूँ टीवी में। लेकिन जब मैं जो स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं कर रहा है, मैं उसको फिर बताता था, ऐसा नहीं सर, ऐसा चाहिए सर, मैडम ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। फिर मैं करके बताता था, तो ऐसा शॉक्ड होता था, अरे कास्टिंग वाला लेकिन ये करके भी बता रहा है, सिर्फ बोल के नहीं बता, करके भी बता रहा है। तो बड़े उनकी तरफ से मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, अरे सर आप वहाँ क्या कर रहे हो, आपकी जगह यहाँ है, आप वहाँ क्या कर रहे हो, उनको क्या बताऊँ, यहाँ से तो आया हूँ। तो ऐसा होता था, तो बड़ा वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को। उसमें एक तो क्या होता था, एक स्क्रिप्ट के ऊपर मेरे को 50 लोगों के परफॉर्मेंस देखने को मिलते थे, उसमें 50 तरह के मेरे को मतलब कह लो 50 तरीके, एक डायलॉग को 50 तरीके से बोलना, एक तरीके से आपके अंदर ही इम्प्रूवमेंट हो रहा था। हाँ, तो उससे मेरे को दिखता था कि इसको कितनी तरीके से बोला जा सकता है। तो उसमें मेरे को कई, मतलब मेरे अंदर इतना वो आ गया ना, उस समय उस दौर में ऑडिशन लेते हुए मेरा ऐसा हाल था कि अगर तब मैं ऑडिशन देता तो बड़े से बड़ा ऑडिशन में पास कर लेता। ये हाल था, क्योंकि डेली इतने सारे ऑडिशन लेने हैं और फिर सबके सबसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे, तो और अच्छा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो रहा है, भाई करना है ठीक है। फिर लेकिन एक्टिंग से पूरा खत्म हो गया, मज़ा इसमें आने लग गया। एक तो इसमें इतनी वैरायटी मिल रही थी, दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट मिल रही थी, वो एक्टिंग में नहीं मिलती है रिस्पेक्ट मिलती है कास्टिंग वाले को। बड़े बड़े एक्टर्स मेरे को बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे, अरे बाप रे, मेरे से नंबर मेरा पर्सनल लेकर के जाते थे, जबकि मेन कास्टिंग डायरेक्टर दूसरा है। उनको पता है कि मैं असिस्टेंट हूँ, बट वो मेरे से इतना इंप्रेस होकर के मेरे से नंबर लेते, सर आपका नंबर, सर आपका, उनको पता है कि उगता सितारा है। तो वो मेरे से लेकर के चले जाते थे। ठीक है, ये करता रहा। अब ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो, उससे पहले क्या हुआ, मेरे को भी फिर से एक बार कॉल आया
यहाँ से मेरी सिस्टर का कि मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, डॉक्टर ने बोला लास्ट स्टेज है, तो जितना जल्दी हो सके आ जा। तो फिर मैंने क्या किया, बॉस को बोल दिया। बॉस भी क्या करता है, बात ऐसी, तो उसने भी कहा ठीक है आप जाओ, मैं देखता हूँ जो भी है। फिर उसने मेरा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट रखा होगा या खुद किया होगा, मैं नहीं जानता, मैं तो आ गया। फिर मेरी मदर के साथ में रहा 1 महीना लगभग वो रहीं। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गई तो मेरा दोबारा फिर मन किया नहीं जाने का। ठीक है, स्कोप था उस समय तो बिल्कुल था, इतना था कि मैं अगर वो प्रोजेक्ट पूरे करता तो मेरे को इनकम के मामले में सोचना नहीं पड़ता। मतलब स्टार्टिंग से मेरे को 3-4 लाख रुपए पर मंथ तो आराम से इनकम थी उस प्रोजेक्ट को ही मैं अगर पूरा करता था। क्या वो भी उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे मेरे को 3-4 ये लाख। कौन से सन की बात है? ये बात है सन 2014-15 की होगी। और उस टाइम तो मतलब 2-3 लाख रुपए महीना काफ़ी होता है। 4-5 लाख रुपए मेरे को उस समय शुरुआत में मेरे हो जाते, उसी प्रोजेक्ट से मेरे को शुरू हो जाते हैं अर्निंग मेरी। जबकि 4-5 लाख रुपए तो आज के समय में आप कमाओ तब भी वो महीने के लिए बहुत होता है। आप उसको उस 2014 के आसपास कमा लेते हैं। तो वो था, मेरे को लालच तो था मन में एक था कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरे कम से कम ये मैं जो है इतने सालों से सोचता हूँ कि सेट हो जाऊँ। और मेहनत फिर ज़्यादा नहीं, शुरुआत की मेहनत थी। जैसे मेरा कास्टिंग डायरेक्टर था तो मेरी वो स्टेज आने वाली थी कि मैं अगर वो उस एक प्रोजेक्ट को एज असिस्टेंट पूरा कर लेता तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे को खुद देने के लिए लोग तैयार थे। जो लोग मेरे से इम्प्रेस थे, जो जिस प्रोडक्शन का मैं वो असिस्टेंट था कास्टिंग में, उसी प्रोडक्शन का जो प्रोड्यूसर था वो भी इम्प्रेस था। वो मेरे से बात करता था, मेरे से डिस्कस करता था। कास्टिंग जो हमारा मेन था बॉस, उससे नहीं करता था, वो मेरे से डिस्कस करता था आगे कैरेक्टर्स को लेकर के, कौन कौन से हमको और नए ये रिक्वायरमेंट है तो इसमें आप बताओ कौन कौन सजेस्ट करो, कौन कौन से एक्टर्स को हमने करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए ऑडिशन के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं बड़ा एक तरह से कह लो कि मेरा बेस इतना तैयार हो गया था वहाँ कि मैं अगर दोबारा कंटिन्यू करता उस करियर को तो मेरे को डेफिनेटली मेरा काफ़ी ब्राइट था उसमें फ्यूचर। तो जब से आप मंदिर से जुड़े हैं, वैसे इस्कॉन से जब से जुड़े हैं, तो आपका भोजन और जीवन पूरी तरह से सात्विक है। हाँ जी, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति के लिए सात्विकता बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तन से भी, मन से भी, विचारों से भी, और देखा जाए तो खान पान भी। लेकिन ये तो आपकी दिनचर्या अब है कि आप कीर्तन करते हैं, सुबह के टाइम पर आरती करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते, शायद आप लोग तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। चाय कॉफ़ी भी नहीं लेते हैं। तो इस्कॉन को अपनाने से पहले जब आप उस इंडस्ट्री में थे, या यह क्या है कि इंडस्ट्री से भी पहले, तब आपका जो डाइट है, खान पान, तब कैसा था? तब भी सात्विक था? नहीं, तब तो सात्विक नहीं था। तब क्योंकि देखो, जब मैं जिम करता था मेरे को पता था आगे इस फील्ड में जाना है तो इसमें मेरे को अच्छी फिजिक अपनी बनाकर रखनी पड़ेगी अगर अच्छा अपने आप को आगे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए उस समय यही था मिथ कि भाई आप वेजिटेरियन रह कर के बॉडी नहीं बना सकते अपनी, आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा प्रोटीन लेना पड़ेगा जो नॉनवेज में होता हो। तो नॉनवेज तो खैर मेरे लिए बड़ा कठिन था, मैंने ट्राई करने की भी नहीं सोची मैंने। अंडा तक मैं कर सकता था तो अंडा मैंने किया, अंडा मैं खाता था, अंडे खाता था। और स्मोकिंग की मेरे को एक आदत थी, बैड हैबिट थी, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ओकेजनली ड्रिंकिंग, तो दोनों चीज़ें थी। और ये सब मेरे को, चाय कॉफ़ी की बचपन से आदत नहीं थी तो इसलिए उसको छोड़ने का सवाल नहीं था, वो पहले से छूटी हुई थी। लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ा मेरे को पता चला कि सब सात्विक चीज़ें लेनी है, आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना है। और प्याज मेरा फेवरेट हुआ करता था सलाद में, तो मैं कहीं पर भी जाता था तो होटल में कहीं तो पहले पूछता था कि आपके यहाँ सलाद में प्याज है, अगर वो हाँ होता था जवाब तब मैं उस होटल में खाता था, नहीं तो मैं वहाँ। अच्छा, क्योंकि ड्रिंक करते तो प्याज तो चाहिए फिर। नहीं, बिना ड्रिंक के भी, मान लो आप, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और हम कहीं ढाबे पे रुकने वाले हैं, वहाँ खाने वाले हैं, तो अपने पिताजी को बोलता था कि आप 1 मिनट रुको, मैं पहले पूछ करके आता हूँ, प्याज होगा सलाद में तो यहाँ इस ढाबे पर खाएंगे, नहीं तो हम इसको छोड़कर आगे जाते हैं। तो ये हाल था मेरा। तो जब पता चला कि ये सब चीज़ें छोड़नी है तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अभी इसको छोड़ूंगा तो फिर हम घर पे तो चलो छूट जाएंगे, बाहर कहीं जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, इधर उधर होगा तो फिर वहाँ कौन हमको बिना प्याज लहसुन का देगा, बाहर तो सब जगह ऐसा ही मिलता है। तो जब डाउट रहा तो फिर नहीं कर पाया। बाद में फिर जब धीरे धीरे मेरे को भक्तों के संग में रहते हुए देखा उनका जीवन की, वो लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग भी ट्रैवलिंग करते ही हैं, तो उनको तो सब व्यवस्था हो जाती है भगवान की कृपा से। तो भगवान पर विश्वास रखना
ज़रूरी है। अगर वो हम करते हैं तो फिर भगवान हमको वैसी कभी भी मुश्किलों में नहीं डालते हैं जो हमको हमारे नियम पालन करने में बाधा बने, ऐसा कोई भी आता नहीं है मौका। भगवान हमको सपोर्ट करते हैं फिर। तो फिर मैंने फिर तय कर लिया कि मेरे को भी प्याज लहसुन छोड़ना है। और सिगरेट? सिगरेट का ऐसा था कि मैं कई बार कोशिश कर चुका था। मंदिर में जुड़ने से पहले से मेरे को ये पता था कि ये आदत ख़राब है, इसमें मेरी हेल्थ भी जा रही है, मेरा पैसा भी जा रहा है, तो ये कैसे करके मैं इसको ख़त्म करूँ, इसको रोकूँ। तो खुद के अपने प्रयासों से मैं करता था। कभी एक महीना तक नहीं पी, 15-20 दिन तक नहीं पी। फिर लेकिन क्या होता था, मेरा मन कहता था कि अब तो छोड़ दी, तेरी लत छूट गई, अब कभी कभी शौकिया पी सकता है तू, एक पी ले, चल 20 दिन हो गए नहीं पिए, 1 महीना हो गया नहीं पिया, अब एक पी ले। एक पीने में क्या आता है, लत थोड़ी लगेगी। तो मन उसको क्या करता, दोबारा कंटिन्यू करा देता और फिर वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती। तो मैं बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था इससे, अपने आदतों से, सिगरेट कैसे छोड़ूं। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड के साथ, जो यहीं हरिद्वार में ही उसका सामने एक शॉप है कन्फेक्शनरी का, तो उसके साथ मैं अपने इस्कॉन मंदिर गया। तो वहाँ गया, अब उसको मेरे थ्रू ही जुड़ा वो इस्कॉन से। मैं जो प्रैक्टिस करता था, जो बुक पढ़ता था, मैं उसको ला करके देता। मैंने कहा देख ये कितनी अच्छी बुक है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, पढ़, इसको सीख। तो वो भी करने लगा। उसने मेरे से पहले प्याज लहसुन छोड़ दिया था, उस ब्राह्मण परिवार से था, तो उसका इतना ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं थी। स्मोकिंग वो करता नहीं था, बेचता ज़रूर था, उससे मैं खरीदता था सिगरेट। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसको अच्छा ज्ञान शेयर करता था, जो मेरे को वहाँ से मिलता था मैं इसको शेयर करता था। और जब इसके पास टाइम होता था मेरे साथ ही मंदिर जाता था। तो एक बार हम दोनों मंदिर गए, तो हमारे गुरु महाराज आए हुए थे, जो अभी वृंदावन में है। क्या नाम है? परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी। तो वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो ये उनके शिष्य हैं। तो अब हम इनके शिष्य हैं। तो उस समय हम इनके शिष्य तो नहीं थे, हम दोनों ऐसे ही गए, मंदिर में जाते रहते थे। तो वो आए हुए थे, वो सामने बैठे थे। तो मंदिर में जो भगवान का गर्भगृह है, जहाँ भगवान स्थापित हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, तो वहाँ नीचे फर्श पर झाड़ू लगाना था। हाँ जी। पोछा लगाना था, साफ़ करना था उसको। उस समय लोग बहुत कम रहा करते थे, मंदिर में थे नहीं। तो जय जगदीश प्रभु जो यहाँ के इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं हरिद्वार के, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अंदर पोछा लगा सकते हो, आप लगा दो, अंदर साफ़ कर दो। तो मैं थोड़ा झिझकने लगा। मुझे पता था कि आप शुद्ध हो तब आप कर सकते हो ये सब सेवाएं। मेरे को सिगरेट पीने की बुरी लत है, हालांकि उस समय मैंने नहीं पी थी, पर मेरे को पता था कि ये बैड हैबिट तो अभी तक है मेरे अंदर ना, तो मैं कैसे अंदर जाऊँ। फिर मैं डर गया। मैंने सोचा पहले बता देता हूँ प्रभु जी, उसके बाद भी बोलेंगे कि जा सकते हो तो फिर मैं चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं जो है अभी सिगरेट मेरी छूटी नहीं है। तो बड़े शौक हो गए, बोले अच्छा अभी तक छोड़ नहीं पाया आप? मैंने कहा नहीं प्रभु जी। फिर उन्होंने, मेरे फ्रेंड जो था राजीव, उसको उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप कर लो सेवा, आप पोछा लगा लो। उनको पता था वो पीता नहीं था। तो जब ये हुआ मेरे सामने आंखों के, तो मेरे को बड़ी जलन हुई, उससे जलन हुई और बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो यार, ये मेरे कहने पर इसको पता चला कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, हमको जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की प्राप्ति करना है, उसके लिए शरीर मिला है, हमको ऐसा ऐसा नियम पालन करने चाहिए, सब मैंने बताया इसको। हालांकि बताने वाले तो चलो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं जिनसे हमको ज्ञान मिला, मैंने उससे वो शेयर किया, तो उसको तब पता चला और उसने वो सब चीज़ें अपने जीवन में अपनाई। और आज उसको देखो मेरे से बेहतर सेवा का मौका मिल रहा है, भगवान के इतने करीब वो जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे से शुद्ध है। मेरे अंदर एक ये गंदगी है और उसके अंदर वो गंदगी नहीं है, इसलिए उसको भगवान ने अपने पास आने दिया, मेरे को दूर कर दिया। वो दिन था जब मेरे को इतना गुस्सा आया अपनी इस बुरी लत से। मैंने कहा सिगरेट इतनी गंदी चीज़ है, उसकी वजह से मेरे को भगवान से दूर होना पड़ा, और देखो मैं फिर भी इसको इतना चाह रहा हूँ कि इसी को पास रखना है, मेरे को भगवान से दूर जाना है, छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ मैं इसको। तो उस समय बड़ा रोने लगा मैं। तो गुरु महाराज जी जो बैठे थे हमारे, उन्होंने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो मैंने उनको बता दिया मेरे से सिगरेट की आदत नहीं छूट रही है महाराज जी, मैं छोड़ना चाहता हूँ। अरे ये तो अच्छी आदत नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन बचपन में लग गई थी गलत संगत से। तो कहने लगे कि अच्छा आप हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला करते हो? तो उस समय जो मेरी संख्या थी मैंने बताई उनको कि इतनी करता हूँ। तो उन्होंने कहा माला बढ़ा दो, और छोड़ने के लिए क्या करूँ? कुछ मत करो, माला बढ़ा दो, माला बढ़ा दो बस। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने प्रणाम किया, आ गया, मैंने माला बढ़ा दी। शायद ज़्यादा श्री कृष्ण नाम का जप ज़्यादा करने लगे। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला करने का नियम होता है कम से कम।
तो उस समय मेरे ख्याल से 10-12 माला में किया करता था। तो मैंने सोचा डबल कर देनी चाहिए, तो मैंने डबल कर दी थी, 20-21 माला में करने लग गया था रोज़ की। तो वो करने से चमत्कार हुआ कि मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद वो मेरे से सिगरेट पूरी तरह छूट गई। और ऐसा भी नहीं किया मैंने कि मैं सोच रहा हूँ कि 15 सिगरेट पीता हूँ अभी रोज़ की, तो मैं आगे 12 सिगरेट पर आऊँगा, फिर 12 से मैं धीरे धीरे 10 करता हूँ, फिर 10 से 8, 8 से ऐसा नहीं किया मैंने तुरंत छोड़ी। जैसे आज मैंने माला करते करते सोच लिया कि बस आज आखिरी दिन है, आज पी लेता हूँ जो पीनी है, कल से बंद है बस। तो मैंने उसी दिन लास्ट सिगरेट पी और नेक्स्ट डे से मैंने छोड़ दिया सोचना उसको। मैंने कहा भगवान अब आपके हाथ में है, इसको मेरे वचन को पूरा कंटिन्यू करते हो या तुड़वाते हो। मैंने तो सरेंडर कर दिया, मेरे को जो उपाय बताया वो मैंने अपना लिया, माला बढ़ाने के लिए कहा मैंने बढ़ा दी, अब आगे इसको कंटिन्यू आप देखो होता है कि नहीं होता। तो भगवान की कृपा है, गुरु महाराज जो है इतने बड़े सच्चे भक्त हैं भगवान के, तो उनके वाक्यों को भगवान ने पूरा किया और जो है मेरी जो सिगरेट पीने की लत थी उसको पूरी तरह से छुड़ा दिया। एक प्रकार से सभी व्यसन छूट गए। हाँ, अच्छा ऐसा होता है आप छोड़ते हो तो तुरंत आप छोड़ तो दिया, लेकिन मन भागता है। आप कंट्रोल करते हो लेकिन मन भागता है। पर मेरा ऐसा हुआ एक्सपीरियंस, मैं बता रहा हूँ आपको, कि मेरे को मन भी नहीं भागा, सबसे बड़ी बात। जबकि अभी छोड़े हुए 2 दिन हुए हैं, समझ लो 2 दिन पहले मैंने वो कसम खा करके उसको छोड़ा है, 2 ही दिन हुए हैं। और मेरे को एक तरह से देखा जाए तो ये खुद को मेरे को उम्मीद थी कि मेरा मन मचलेगा, कुछ दिन मेरे को तकलीफ होगी, उसको छोड़ने से मेरे को याद आएगी, उसकी बार बार तलब लगेगी, पर वो मेरे को तलब भी नहीं लगी। तो कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, जिसने ये कर लिया उसे किसी और नशे की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसा चमत्कार हुआ मेरे से, वो छूटी और तलब भी छूट गई और मैं तब से आज तक बिना सिगरेट के, बिना शराब के आराम से। तो आप पूरी तरह से जुड़ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में हो, जब आपने वो चकाचौंध भी देखी है, पैसा भी देखा है, होटल्स में वो खाना पीना, वो सब कुछ देखा है आपने, वो गाड़ियों में घूमना, तो उसके बाद जब आप सब कुछ छोड़ दो, आप पूरी तरह से भक्त बन जाओ, पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन पैसे की ज़रूरत भी है, तो क्या आपको कभी उस पैसे की कमी खली नहीं? अगर खली तो उसे आपने कैसे पूरा किया? पैसे की कमी सही बोलूँ तो बहुत रेयर केसेस में कभी कभी लगी ज़रूर, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि बचपन से मैं कभी भी मनी ओरिएंटेड नहीं रहा। पैसे को लेकर के कभी भी मेरे अंदर प्लानिंग नहीं चली कि मेरे को पैसा कमाना है। जबकि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता था उसमें पैसा खूब था, पर मैं उस फील्ड को भी इस सपने के साथ देखता था कि मैं मशहूर हो जाऊंगा और सब लोग मेरा काम देखेंगे। और वहाँ आप उस पैसे को, उतना पैसा कमाने की पोजीशन पे पहुँच भी गए थे। जबकि हाँ, पहुँच गया था, मैं कर सकता था, उसको कंटिन्यू कर सकता था। तो मैं जो है क्या कह रहा था आपको कि किस बात में, अभी कौन सी बात चल रही थी हमारी? यही वाली कि कमी नहीं खली। हाँ, कमी की बात। तो मेरे साथ ऐसा बहुत रेयर हुआ, नहीं तो हमेशा भगवान ने मेरी जो है आवश्यकता के लायक, जितनी मेरे को आवश्यकता थी उतना धन मेरे को भगवान ने कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा दिया। जैसे मेरे को उस समय आवश्यकता थी, बम्बई में मेरे पास पैसा नहीं था जाने के लिए, तो माता के थ्रू मेरे पास पहुंचा दिया। 2 माताओं ने मिलकर के मेरे को 2 लाख रुपया दिया, एक ने 1.5, एक ने 50। तो ऐसा ही मेरे को बचपन से सपोर्ट पहले फादर करते रहे जब तक मैं छोटा था, जब मेरे जो है स्टडी चल रही थी। उसके बाद फिर जो है जब मैं जॉब भी करता था, तो मेरी जॉब करने में भी ये आदत थी कि मैं कभी भी सैलरी लेने से पहले जॉब छोड़ देता था। अच्छा। तो कभी भी मैंने सैलरी महीना पूरे होने पर ली नहीं है, उससे पहले मैं छोड़ करके दूसरी जॉब कर चुका होता था, पकड़ चुका। फ्री सेवा एक प्रकार से फ्री तो नहीं होती थी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं बीच में एडवांस लेता था। मोस्टली मैंने मुंबई में की है जॉब, तो मुंबई में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को तो डेली खर्चा करना है ना, और वहाँ तो सैलरी मंथली मिल रही है, तो मंथली सैलरी मिलेगी, ठीक है, मेरे को खर्चे के लिए, रेगुलर खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो एक एडवांस, डेली का एडवांस मेरा फिक्स था कि डेली मेरे को 100 रुपये चाहिए, बाकी जब जो बचेगा वो मेरे को मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो ऐसा होता था। तो लेकिन जो एडवांस ले करके मैं चल रहा होता था, सैलरी जब पूरी बची हुई मिलने वाली होती थी, उससे पहले मैं वो जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब कर लेता था। अच्छा। तो कभी भी जॉब करते करते मैंने सैलरी नहीं ली, तो ये था हाल। लेकिन कभी कभी होता था ऐसा, जैसे मैंने बताया स्ट्रगल का दौर था, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं 20-30 किलोमीटर पैदल चल करके ऑडिशन खाली पेट देता था।
उस समय मेरे को लगा उस दौर में कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ यार ये, हालांकि वो सब भी मेरा अपने ऊपर खुद ही थोपा हुआ था। अगर मैं घर आता तो मेरे को कमी नहीं थी, खा सकता था, रह सकता था आराम से, कोई मेरे को किसी ने प्रेशर नहीं डाला कहीं भी कि आप घर में कंट्रीब्यूट करो, अपना पैसा लगाओ, कुछ घर में दो, बिल भरो या कुछ करो, राशन लाओ, कुछ नहीं, मैं रहूँ यही काफ़ी था उनके लिए। पर मेरी जिद थी कि मेरे को वहाँ करना है, इसलिए मैं स्ट्रगल किया, इसलिए मेरे पास पैसे की दिक्कत रही। नहीं तो भगवान ने मेरे को जब ऐसी जगह हमेशा दे करके रखी जहाँ मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं थी, जहाँ मेरे को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से हो सकती थी। तो 2-3 बार ऐसा रहा कि मेरे को दिक्कत हुई पैसे की। पर आज भी आप आज देख लो, आज मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 5 रुपये होंगे और नीचे कैश में मेरे पास पड़े होंगे 12-13 रुपये। तो टोटल 18 रुपये मेरी सेविंग है आज के टाइम में टोटल। मेरा और कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट अकाउंट नहीं है जिसमें मेरा, कोई स्विस अकाउंट नहीं है जिसमें मेरा कोई लाखों करोड़ रुपया पड़ा हो। खर्चा कैसे चलता है? 1000 रुपया भी नहीं है मेरे पास अभी। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा भगवान की कृपा है। अभी तो देखो कई सालों से मैं लगभग 6-7 साल से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो मोस्टली जो मेरी दीदी हैं, एक ये हरिद्वार में जो रहती हैं, एक जो पानीपत के पास कैराना नाम का कस्बा है, वहाँ रहती हैं, वो डॉक्टर हैं। तो वो मेरे को अपनी मर्ज़ी से जब उसको याद आता है या जब उसको लगता है कि मेरे को ज़रूरत होगी, वो मेरे को अकाउंट में डाल देती हैं पैसा, वो डाल देती हैं तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं कभी कोशिश करता हूँ मैं कभी ना मांगूँ, कभी मेरे को ज़रूरत पड़ती भी तो नहीं मांगता हूँ। जैसे अभी काफ़ी टाइम से नहीं है मेरे पास पैसा तो मैं ध्यान नहीं देता, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब लेकिन वृंदावन जाना है, कार्तिक मास शुरू हो रहा है, हो चुका है, एक हफ्ता बीत चुका है। तो लेकिन फिर भी मैं जो है अभी मैंने कहा ठीक है, कभी भी जाना होगा चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतने टाइम से वहीं रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ मैं यहाँ पर। और अभी फिर वापस चले जाऊँगा कार्तिक ना से ही, उसके बाद चले जाऊँगा जब भी मेरे साधन बनेंगे, और मैं वहीं रहूँगा। रहना मुझे वहीं है, सेवा मुझे वहीं की मिली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान मतलब आपने एक प्रकार से सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा हुआ है कि हमें सिर्फ भक्ति करनी है। कोशिश तो कर ही रहे हैं, वही है जी। और भगवान की कृपा है कि कभी भी इसके लिए अफसोस नहीं होता इस लाइफ के लिए कि भाई मैंने क्या खो दिया, क्या पा सकता था। इन सब चीज़ों में, ये कैलकुलेशन में मेरा अब मन लगता नहीं है। जो है, जो मिल रहा है ठीक है, उसका वेलकम है, जो नहीं मिल रहा है ठीक है, उसको गुड बाय है, उस पर ध्यान नहीं देना है। भगवान ने जो बताया है, जो बड़े बड़े भक्तों ने बताया, उसको अपने जीवन में डालने का कोशिश करना है बस।